हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। आई होप आप सभी नवरात्रि को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। बट मेन काम भी तो ज़रूरी है हमारा। कौन सा मेन काम? पढ़ाई गाइस। तो आज हम मिले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के वन शॉट वीडियो के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वर्ड आता है दैट इज मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन की बात करें तो रेस्ट की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेस्ट की और मोशन की। रेस्ट और मोशन से हम सबसे पहले तो कॉमन सेंस की बात है गाइस। रेस्ट की अगर हम बात करें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहीं पे है, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे हम कहते हैं वो मोशन में है। बट इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब टाइम तो हमें पता है, जैसे कि कोई गाड़ी है, मान लीजिए हमारी गाड़ी है, तो ये 10 बजे इस जगह पे थी और 10 बज के क्या हुए 5 मिनट हो गए, तो 5 मिनट में ये गाड़ी यहाँ आ गई। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसने अपनी पोजीशन को क्या किया? चेंज किया। तो इसने क्या किया? मोशन किया। बट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से हम क्या समझते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि सबसे अलग, जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने मोशन किया या नहीं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, अभी आप देखिए ये एस क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि अभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया तो आप कहेंगे कि इसने मोशन किया, क्योंकि अभी ये एस के ऊपर था, अभी एस के नीचे आ गया। यानी कि एस क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करता है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट अभी यही है, और जैसे कि ये पेन मान लीजिए यही है, अभी भी यही है, अभी भी यही है। यानी कि जैसे मेरा हाथ है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो इसके रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में इसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, यानी कि ये काय में है? रेस्ट में है। ये तो हो गई हमारी मोशन और रेस्ट की बात। अब देख लेते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से क्या मतलब है। स्ट्रेट लाइन यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और वी कैन से अलोंग एक्स एक्सिस, या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन भी तो हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि एक ही डायमेंशन एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये तो हो गई हमारी कॉमन बात। अब बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट के द्वारा पाथ ट्रेवल किया गया है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो भी ऑब्जेक्ट ने पाथ ट्रेवल किया है उसके फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है और फिर बी से सी आता है, तो इसकी जो इनिशियल पॉइंट हो गया ए और फाइनल हो गया सी, यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ए सी। डिस्प्लेसमेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एक्स वेक्टर से भी हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट तो ए सी हो गया। बट अगर हम बात करें डिस्टेंस की, जो टोटल पाथ ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। जैसे कि ए बी सी तीनों क्या हो जाएंगे? आपस में ऐड हो जाएंगे, तो हमारी निकल जाएगी डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन भी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर लगाकर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स वेक्टर या फिर एस वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, एस से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए हम इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस? अब देखिए डिस्टेंस क्या पाथ के नेचर पर डिपेंड करती है गाइस। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ यहाँ से और यहाँ पर जाता है, और वो जो रास्ता है वो कैसा है? ऐसा है। तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी? इसकी डिस्टेंस में ये भी तो आएगा, यहाँ से गया फिर यहाँ से गया, तो ये क्या हो गई? इसकी डिस्टेंस हो गई। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो वो
इस उबड़ खाबड़ रास्ते में भी A to B रहेगा, और अगर प्लेन रास्ता है तो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है और डिस्टेंस पाथ के नेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। और क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि हम आज -5 किलोमीटर चल के आए, किसी को बोल दिया ना तो वहीं -5 किलोमीटर पे पहुंच जाओगे गाइस। तो माइनस मतलब कि नेगेटिव हो ही नहीं सकती डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ही पड़ोसी हैं। कौन है? स्पीड और वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। ये हम 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो बेसिक तो क्लियर होना चाहिए गाइस। तो स्पीड क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड हो जाएगी। और अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया गया है पर यूनिट टाइम, उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। और स्पीड की अगर हम बात करें तो हमारे पास पहले आती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड ऑब्जेक्ट के द्वारा इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल की गई है, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगी, डिस्टेंस तो इक्वल है बट टाइम क्या हो जाएगा, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। क्या होते हैं इंस्टेंट से? आप क्या समझते हैं? एक पर्टिकुलर टाइम, एक छोटा सा टाइम, तो उस इंस्टेंट के लिए जो हमारी स्पीड होगी उसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जो हमारी वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी, dx बाय dt। d का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा। और हम जब इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे तो उसमें भी हमें इसका यूज करना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ds बाय dt। डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ds बाय dt। इसके बाद हम देख लेते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है v, जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी है u पर यूनिट टाइम, यानी कि जो भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर देखिए गाइस, अगर हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो बड़ी होगी इनिशियल से, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। v मान लेते हैं हम 20 किलोमीटर पर आवर और u मान लेते हैं 10, तो हमारा जो एक्सीलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। 20 - 10 क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 10/t, यानी कि हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल। बट अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हुई फाइनल से, यानी कि हम शुरुआत में क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी, धीरे धीरे कम हो गई, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हुई, तो उस केस में क्या होगा, एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन। इसके बाद क्वेश्चन ले लेते हैं हम छोटा सा गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन A to B with a uniform velocity of 40 km/h and return with a uniform velocity of 50 km/h. Find the average speed of the train. हमें क्या गिवन है गाइस, पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि जो विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर, यानी कि जब ट्रेन A से B जाती है तो सबसे पहले हम डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, लेट डिस्टेंस फ्रॉम A to B, इसे हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। और जो हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस
वो क्या हो जाएगी गाइस, 2x हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रेन जाती है और वापस भी आती है तो टोटल डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। पहले जब वो जाती है तो उसका टाइम कितना होता है, तो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो यहाँ से हमारा जो T1 हो जाएगा, यानी कि पहले जब वो ट्रेन जाती है तो उसमें T1 हम मान लेते हैं, T1 हो जाएगा डिस्टेंस x बाय स्पीड कितनी दे रखी है हमें शुरुआत में 40, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। जब ट्रेन रिटर्न होती है तो उसकी स्पीड हो जाती है 50 किलोमीटर पर आवर, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हमें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड तो उसके लिए हमें टोटल टाइम चाहिए होगा, वो कैसे निकलेगा, T इक्वल हो जाएगा, यानी कि टोटल टाइम इक्वल हो जाएगा T1 प्लस T2 के। T1 क्या है x बाय 40 प्लस T2 क्या है x बाय 50। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 50x प्लस 40x डिवाइडेड बाय 2000। तो ये कितना हो जाएगा 40 50 90, यानी कि 90x बाय 2000। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि 9x बाय 200। ये क्या हो गया हमारा T हो गया, यानी कि टोटल टाइम। अब हम निकालने जा रहे हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे गाइस, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है गाइस 2x है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x बाय टोटल टाइम हमने अभी फाइंड किया 9x बाय 200, यानी कि ये ऐसे डिवाइड में आ जाएगा 200 बाय 9x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 400 बाय 9, तो ये हो जाएगा हमारा 44.4। क्या है गाइस हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या हो गई 44.4 किलोमीटर पर आवर। देखा गाइस कितना इजी क्वेश्चन है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी कि ग्राफ में हम मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा ग्राफ होता है दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ जिसमें क्या होता है हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और टाइम होता है। तो सबसे पहला केस आता है इसमें जब ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट पर है, तो उसमें हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा टाइम और यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए ही जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो सेम क्या बनेगा ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये कब होगा ग्राफ, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों के लिए सेम रहेगा। और सेकेंड केस आता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, डिस्टेंस के लिए अलग ग्राफ बनेगा और डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्यों बनेगा, सबसे पहले देखिए आप डिस्टेंस का ग्राफ एक्स और वाई। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि कुछ इस प्रकार से होगा मोशन, और हमारा यहाँ पर डिस्टेंस है यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो केवल ग्राफ ऊपर ही जाएगा इस प्रकार से, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। और हम डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी तो हो सकता है गाइस। तो ऐसे जा सकता है और ग्राफ नीचे भी आ सकता है, कहीं से भी नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनेगा। और थर्ड आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस का ग्राफ कैसे बनेगा गाइस, ऐसे बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो, और ये क्या हमेशा ऊपर ही जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसे बनेगा गाइस, तो आप ही बना लीजिए गाइस। डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसे बनेगा ना, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। अब ये तो हो गया हमारा कौन सा ग्राफ हो गया गाइस, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब आता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फर्स्ट केस आता है हमारा जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, रेस्ट पे हो। और ये बात हमें पता होनी चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो रेस्ट पे कैसा बनेगा गाइस, ये हमारा वेलोसिटी हो गई, ये टाइम हो गया, और रेस्ट पे है यानी कि वेलोसिटी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा गाइस, को घोट लीजिए इसको, है ना। और अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा गाइस,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि ऐसे बनेगा ना गाइस, ऐसे बनेगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये गाइस हम ये ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम जब डेरिवेशन करेंगे ग्राफिकल मेथड से तो ग्राफ का ही पता नहीं होगा, तो ग्राफिकल मेथड से कैसे रिप्रेजेंटेशन कैसे डेरिवेशन करेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म है यानी कि वेलोसिटी और ये टाइम इस प्रकार से बनेगा ना गाइस। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देख लेते हैं एक्सेलरेशन के लिए, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन के लिए हम कैसे ग्राफ बनाएंगे। एक्सेलरेशन क्या हो, एक्सेलरेशन क्या हो हमारा, यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ पर टाइम आ जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कुछ इस तरह से बनेगा ना गाइस, यूनिफॉर्म है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसे बनेगा गाइस, ऐसे बनेगा ना, नॉन यूनिफॉर्म ज़्यादा ही बना दिया, ऐसे बनेगा है ना, नॉन यूनिफॉर्म के लिए हो गया। और अगर अब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, अब डी एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि पहले देखिए डी एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन में डी एक्सीलरेशन कैसे बनाएंगे हम, डी एक्सीलरेशन नीचे जाएगा ना गाइस, तो यूनिफॉर्म है तो इसे सीधे सीधे जाएगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी हम कह सकते हैं ना गाइस, इसको डी एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे कुछ इस तरह से हमारा क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो आई होप गाइस आपको पूरा समझ आया होगा। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो गाइस अब हम देख लेते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एनालिटिकल मेथड। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए 3 मेथड होती हैं, एनालिटिकल, कैलकुलस और ग्राफिकल मेथड। तो ये जो हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं तो सबसे पहले इसे ही देख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, फर्स्ट होती है हमारी v = u + at। तो इसमें हमें लगाना पड़ेगा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ से डायरेक्ट निकल गया ना गाइस, at इक्वल हो जाएगा v - u, तो v इक्वल हो जाएगा v क्या हो जाएगा, u + at। ये तो हो गई हमारी छोटी सी इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन छोटी सी प्रोसेस में डिराइव हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी s = ut + हाफ at²। तो इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का, उसमें आता है ना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू में टाइम। लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे होगी, फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2, ये क्या हो जाएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से v + u/2 इंटू में क्या रहेगा, t रहेगा गाइस। अब यहाँ पर हमारे पास v की वैल्यू है तो चलिए पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर s इक्वल हो जाएगा u + at/2 हो जाएगा, और टाइम हमारे साथ में चल ही रहा है तो s इक्वल हो जाएगा 2u/2। इसको हम 2 को दोनों में सेपरेट करके लिख देते हैं, 2u/2 + at/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u + at और साथ में t चल रहा है तो t का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ut + हाफ at²। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या हो गई, डिराइव हो गई। बढ़ते हम थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन क्या है गाइस हमारी, थर्ड इक्वेशन है हमारी v² - u² इक्वल होता है 2as के। यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, टाइम भी निकालना पड़ेगा। तो टाइम क्या होता है, सबसे पहले देखिए एक्सेलरेशन होता है v - u/t, यानी कि अगर t को हम यहाँ भेज देंगे और a को नीचे भेज देंगे तो t इक्वल हो जाएगा v - u/a के। और क्या करेंगे गाइस हम यहाँ पर, और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है v इंटू में t का, जो हमने एवरेज वेलोसिटी लेनी है यहाँ पर, तो s इक्वल हो जाएगा u + v/2 इंटू में t का। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। और अब इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू हम
इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जैसे कि a इक्वल होता है u प्लस वी बाई टू, टी की जगह हम क्या रख देंगे v माइनस यू बाई टू, u बाई a है ना, तो 2a s के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2as इक्वल हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है गाइस? यस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाली, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो ये क्या हो गई, हमारी थर्ड इक्वेशन भी डिराइव हो गई। अब ये तो थी एनालिटिकल मेथ, लगा ना गाइस बहुत इजी। अब बढ़ते हम कैलकुलस मेथड की तरफ। अब हम करेंगे कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u और फाइनल हो जाएगी v, और इनिशियल टाइम हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और फाइनल टाइम हो जाएगा इसका t। यहाँ तक बस हमने ध्यान रखना है, उसके बाद आसानी से हमारा जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब एक बात, हमने जब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला था, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, तो हमने बोला था कि जब हम कैलकुलस मेथड में करेंगे तो हमें उसके लिए बहुत ही छोटा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो लेना पड़ेगा, यानी कि बहुत ही छोटा। जैसे कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला dv बाय dt हो जाएगा, वेलोसिटी बाय टाइम होता है, बट यहाँ पर कैलकुलस मेथड है तो हमें लेना पड़ेगा dv बाय dt। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, a dt इक्वल हो जाएगा dv के। अब देखिए गाइस, हमने ये सब अभी क्यों पढ़ा, क्योंकि a dt यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा टाइम आ रहा है, यानी कि टाइम जो हमारा लिमिट होगी वो हम रखेंगे। लिमिट कहाँ से, 0 से t तक, यानी कि इनिशियल से फाइनल तक हमें लिमिट रखनी है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ हम करेंगे, dv का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट क्या रखेंगे वेलोसिटी में, इनिशियल क्या है u है, और फाइनल क्या है v है, जिसे हम ऊपर रखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। एक दो बार आप खुद डिराइव करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर a dt का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, एक कांस्टेंट है, अभी हमने बात किया तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, और dt का इंटीग्रेशन जाएगा t, लिमिट हमारी साथ में चल ही रही है, और dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, लिमिट हमारी क्या है u से v तक। तो यहाँ से a, अब जो हमने लिमिट रखी है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, यानी कि t की जगह हम रखेंगे t माइनस जीरो, और इधर क्या आ जाएगा हमारा v माइनस यू, है ना गाइस। तो 80 हो जाएगा v माइनस यू के इक्वल, और हम कह सकते हैं v इक्वल हो जाएगा u प्लस 80 के। तो ये क्या हो गया, हमारी डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। तो यहाँ तक बात क्लियर है गाइस, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन क्या है गाइस हमारी, सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो हमारे वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि v हो जाएगा ds बाय dt के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v dt इक्वल हो जाएगा ds के। अब यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर पहले वेलोसिटी था, अब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसके लिए लिमिट क्या रखेंगे गाइस, इसके लिए लिमिट क्या रखेंगे गाइस, सबसे पहले देखिए v dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से t तक, तो लिमिट आ जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ds, इसमें लिमिट क्या रहेगी, 0 से s तक। स्टार्टिंग में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, और जब फाइनल पोजीशन पे पहुंचा ऑब्जेक्ट तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, s हो गया। अब यहाँ पर v को हम u प्लस at लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अभी हमने डिराइव की, तो इसको हम v को लिख देते हैं u प्लस at, और साथ में क्या चल रहा है, dt चल रहा है। 0 से t तक लिमिट है हमारी, और ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, लिमिट आ जाएगी 0 से s तक। इस s को हम इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो चलिए बढ़ते हैं, s माइनस 0 हो जाएगा ना गाइस, लिमिट को हम पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, u dt का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at dt नहीं गाइस, at dt। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, s इक्वल हो जाएगा u, क्या है गाइस, वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी u, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, 0 से t तक लिमिट है, प्लस
यहाँ पर इंटीग्रेशन कर ही देते हैं। ए टी डी टी, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्सीलरेशन क्या है हमारा कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वेयर बाई टू, टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वेयर बाई टू। लिमिट हमारी चल ही रही है गाइस, फटाफट से इसको यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं डिराइव कर लेते हैं। एस इक्वल हो जाएगा यू टी प्लस, यहाँ पर देखिए ए है हमारा कांस्टेंट है वो तो बाहर है ही सरी, अब हम लिमिट रखेंगे ना गाइस, तो टी स्क्वेयर बाई टू में से जीरो को माइनस करेंगे तो वैसे ही टी स्क्वेयर बाई टू बन रहा है, यानी कि ए और टी स्क्वेयर बाई टू माइनस जीरो हो जाएगा, तो एस इक्वल हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर के, है ना गाइस, ए टी स्क्वेयर बाई टू यानी कि हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये क्या हो गई हमारी सॉरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। बढ़ते हैं हम थर्ड इक्वेशन की तरफ। आसानी से गाइस सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत ईजी है गाइस। आप बस एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए ताकि उन्हें भी आसानी से समझ में आ जाए। तो बढ़ते हैं हम थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल होता है 2as के। अब गाइस इसमें क्या दिक्कत, यहाँ पर टाइम तो है ही नहीं, अब फॉर्मूला कैसा लगाए हम जिसमें टाइम नहीं हो, सोचिए मत गाइस, डायरेक्ट माली सर चैनल पे आ जाइए, क्या आ जाइए, हम यहाँ पर टाइम को गायब कर देंगे, नो नीड टू फियर व्हेन माली सर इज हियर। तो हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आता है dv बाई dt और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ds बाई ds से। ये हम क्या करेंगे चालाकी करेंगे, ds से ds कैंसिल होके 1 बन जाएगा ना गाइस, तो मल्टीप्लाई करने पर वापस हमें यही वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम बना देंगे v, ds बाई dt क्या होता है v होता है, तो a हो जाएगा v dv बाई ds, यहाँ से क्या हो जाएगा a ds बाई v dv। फटाफट से कर देते हैं इंटीग्रेशन और डिराइव कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन भी आसानी से। a ds क्या हो जाएगा गाइस 0 से s तक, और v dv ये इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा u से v तक। ए डी एस ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एस का इंटीग्रेशन एस 0 से एस तक लिमिट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए गाइस v भी बाहर आ जाएगा, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी गाइस v dv है ना, कहाँ से आप बाहर ले रहे हो v को, v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v स्क्वेयर बाय 2 और लिमिट क्या है u से v तक, यानी कि यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें s a यहाँ पर है s माइनस 0 हो जाएगा v स्क्वेयर बाई टू माइनस यू स्क्वेयर बाई टू। यहाँ से क्या हम 2 को कॉमन लेके इसके मल्टीप्लाई में बेच सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2as इक्वल हो जाएगा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर के, ऐसे भी लिख दो गाइस बात बन जाएगी, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल होता है 2as के, कैसे भी लिखो गाइस, इक्वेशन तो डिराइव हो गई ना गाइस, हो गई गाइस। यहाँ तक बात क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अब अगली मेथड पे। अब हम करने वाले हैं डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड, और ग्राफ कौन सा होगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं गाइस, यहाँ पर बना लेते हैं, इसको आराम से सजा के बना लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा टाइम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी वेलोसिटी हो जाएगी। और हमारा हमने अभी पढ़ा था कि हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, यानी कि मान लीजिए हमारा जो एक्सीलरेशन है ये क्या हो गई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u हो गई और ये पूरी क्या हो जाएगी v हो जाएगी। यहाँ से यूनिफॉर्म है यानी कि ऐसे जाएगा, हम इसको क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे, पूरा हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब इसको नाम देते हैं o a b c d e f g तक नहीं जाना है गाइस, e तक ही हमें रहना है। ये क्या हो जाएगा एंगल थीटा हो जाएगा, और ये t है तो ये भी t हो जाएगा ना गाइस, हाँ। और ये हमारा v है यानी कि ये पूरा v है, ये u है, तो क्या हम इसको v माइनस यू लिख सकते हैं गाइस। तो चलिए अब डिराइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन होती है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब क्या गाइस, इसको इस ग्राफ में आपको राइट एंगल दिख रहा है ना गाइस, ये दिख रहा है ई बी सी, ये क्या है हमारा राइट एंगल। तो हम लगाएंगे टेन थीटा का फॉर्मूला, क्यों लगाएंगे, क्योंकि टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर बी सी बाय बेस क्या है हमारा ई बी।
अभी हमने देखा कि जो OA है वही हमारा EB है और जो BC है वो हमारा V माइनस U है, यानी कि एक्सीलरेशन हो जाएगा V माइनस U बाई टी के और AT इक्वल हो जाएगा यहाँ से V माइनस U के। हम कह सकते हैं कि V इक्वल हो जाएगा U प्लस AT के। हो गई ना गाइस फर्स्ट इक्वेशन डिराइव। हाँ तो गाइस आप सब्सक्राइब भी कर ही दो। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पर एस इक्वल होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर के। तो अब यहाँ पर देखिएगा एक इम्पोर्टेंट बात कि जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसके अंडर में जो एरिया होता है वो हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। एरिया क्या हो जाएगा हमारा OACE, एरिया लिख लेते हैं एरिया OACE। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा OACE को क्या हम रेक्टेंगुलर और ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड करने का क्या है फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर OABE प्लस एरिया ऑफ EBC। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या मिल जाएगा हमारे OABC। रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू में ब्रीथ, यानी कि BA इंटू OA। तो यहाँ से क्या हो जाएगा BA क्या है हमारा U इंटू में T हो जाएगा प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है हमारा ट्राइंगल का एरिया। तो हाफ इंटू बेस क्या है गाइस हमारे ट्राइंगल में देखिए T है ना, और हाइट क्या है हमारी, इस ट्राइंगल की बात हो रही है गाइस। तो हाइट हो जाएगी हमारी V माइनस U हो जाएगी। तो एस इक्वल हो जाएगा UT प्लस हाफ, और यहाँ पर V माइनस U को क्या हम AT लिख सकते हैं। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में तो डिराइव किया गाइस, भूल गई क्या? भूल मत जाना एग्जाम में। यहाँ पर देखिए तो हाफ और T तो यहाँ पर है, V माइनस U को भी हम AT लिख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा U प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया गाइस, क्या हो गया डिराइव हो गई ना हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो बढ़ते हैं हम थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन क्या है गाइस हमारी, चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं बिना देरी के, फिर हम न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं गाइस। लास्ट इक्वेशन बची है हमारी थर्ड इक्वेशन। अब जो हमारे डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है एरिया OACE। हमने सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए लगाया ट्राइंगल का और रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला, लेकिन फिर हमें पता चला सेकेंड इक्वेशन डिराइव करने के बाद कि ये तो ट्रेपेजियम भी दिख रहा है हमें, तो क्यों ना ट्रेपेजियम का एरिया लगाया जाए। तो देखिए गाइस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ A प्लस B इंटू में हाइट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हाफ A प्लस B क्या होती है, जो ट्रेपेजियम की दो साइड होती है। जैसे कि ये ट्रेपेजियम आप इसको ऐसे कर लीजिए गाइस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे हो जाएगा कुछ। तो ये जो दोनों साइड होती हैं ये होती है हमारी A और B। तो यहाँ पर A और B क्या है U और V, तो U प्लस V। हाइट क्या है हमारे ट्रेपेजियम की, ये हो जाएंगे ना गाइस, ये ऐसे है तो इसकी पूरी हाइट क्या हो जाएगी EB हो जाएगी। EB क्या है हमारा T है और हमें पता है T की वैल्यू क्या होती है, एक्सीलरेशन होता है हमारा V माइनस U बाई टी। तो T की वैल्यू हो जाएगी V माइनस U बाई A, है ना गाइस। यहाँ पर आप कर लीजिए इसको कैलकुलेशन। तो A इक्वल हो जाएगा हाफ U प्लस V और T क्या है हमारा V माइनस U बाई A, है ना गाइस। तो यहाँ से A इक्वल हो जाएगा A प्लस B A माइनस B, बाद में करेंगे, पहले 2A को हम इधर भेज देते हैं ना गाइस, साथ साथ में 2AS इक्वल हो जाएगा A प्लस B A माइनस B, यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये हो गई हमारी डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गाइस अब कर लेते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है गाइस हमने, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड passes through an electric field with an acceleration of 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. How long it will take for the electron to double its speed? यानी कि हमें फाइंड करनी है, हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है जब इसकी स्पीड क्या हो जाए, डबल हो जाए इसकी इनिशियल स्पीड से। गिवन क्या है हमें, इनिशियल स्पीड यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए, u क्या है हमारा 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड,
और हमें क्या गिवन है, एक्सीलरेशन भी गिवन है, वो भी लिख लेते हैं 10 की पावर 12। हमें फाइंड करना है टाइम, कब फाइंड करना है, जब हमारी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाए वो डबल हो जाए इनिशियल वेलोसिटी की, यानी कि 2 × 5 × 10 की पावर 3, तो 5 दूनी 10 और 10 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। हम लगा देते हैं इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + at। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, यानी कि टाइम को हम साइड में निकाल लेते हैं, v - u/a हमारा यहाँ पर बच जाएगा। v क्या है हमारा 10 की पावर 4 यानी कि 1 2 3 4 10,000 हो गया ये, तो 10,000 माइनस u क्या है हमारा 5 × 10 की पावर 3 यानी कि 5,000 हो गया ना गाइस, सीधा से 5,000 लिख देते हैं हम। तो एक्सीलरेशन 10 की पावर 12 है। अब 10,000 में से 5,000 गए, 5,000 है ना, 10 की पावर 12, तो यहाँ पर 5 × 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो 10 की पावर 12 ये क्या हो जाएगा, 12 में से 3 गए तो कितने बचे, 12 में से 3 गए तो 9 बचे, तो 5 × 10 की पावर 9, और इंटू कहाँ कर रहे हैं, और अगर ये 9 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 × 10 की पावर -9 हो जाएगा। डिवाइड में था हमने मल्टीप्लाई में कर दिया तो -9 हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा टाइम निकल गया गाइस। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भी न्यूमेरिकल्स अगर आपको वीडियो चाहिए न्यूमेरिकल्स का, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।